माननीय सभापति महोदय जी, उपस्थित गणमान्य अतिथि मित्रों, 3 हफ्ते पुरानी बात है। एक दंपत्ति मेरे पास आई एक समस्या का निदान के लिए। उन्होंने मेरे काम के बारे में पूछताछ की थी और फिर वो आ गई। लेकिन मेरे आने से पहले वो करीबन 4 साइकोलॉजिस्ट को जाके मिल के आए। जब उन्हें वहां निदान नहीं मिला तो उन्होंने कहा कि चलिए हम आपसे आकर कंसल्ट करते हैं। उन्होंने अपनी विशिष्ट समस्या बताई और उसका कानूनन हल मांगा। समस्या, उनका एकमात्र लड़का है। समस्या, 11वीं क्लास में पढ़ता है। समस्या, उसने कहीं ना कहीं अब सोच लिया है कि दुनिया में मेरे 2 सबसे बड़े दुश्मन हैं, मेरी मां और मेरे बाप, और मैं इनका बैंड बजाना चाहता हूं। समस्या कि वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रोज जाके नए नए तरीके ढूंढता है कि मां बाप को कैसे तंग किया जाए, उनकी रातों की नींद कैसे उड़ाई जाए, उनकी समाज में छवि कैसे खराब की जाए और उनके पैसे किस तरीके से, किस हद तक कैसे लुटाए जा सके। माँ बाप ने उसको बहुत समझाने की कोशिश करी। 4 साइकोलॉजिस्ट के पास भी गए, काउंसलर्स के पास भी गए, लेकिन कोई समस्या का समाधान नहीं मिला। तो लिहाजा वो मेरे पास आए इस निवेदन के साथ कि चलिए हम मुकदमा दाखिल करते हैं इस एआई कंपनी के बरखिलाफ कि अदालत आपको दिशा निर्देश दे कि आपका एआई मेरे बच्चे को गुमराह नहीं करे। अब मुझे लगता है ये तो बहुत ही एक यूटोपियन ड्रीम था। मैंने बताया कि साहब अभी भारतवर्ष में कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को समर्पित कानून नहीं है, तो इस तरह की हम डायरेक्शन ले नहीं पाएंगे, लेकिन कोशिश की जा सकती है। ओ सॉरी, जी हाँ। तो ये इस केस ने हमें साबित कर दिखाया कि आज एआई केवल खिलौना नहीं रहा, आज एआई एक विध्वंस रूप ले रहा है। कहीं ना कहीं मानवीय जीवन, मानवीय संबंध और मानवीय एग्जिस्टेंस पर सवालिया निशान खड़े करने के लिए तैयार हो गया है। और यही नहीं, अलग अलग केसों में मैं देखता हूं कि साहब आज एआई का वो रूप, वो झलक मुझे नजर आता है जो अभी आम जनता नहीं देख रही है। एक और केस सामने आया। यहां पर ये 28 साल के युवा हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, बहुत प्रसिद्ध हैं, नाम नहीं लूंगा। उनकी एक बहुत ज्वलंत समस्या रही और उस ज्वलंत समस्या का समाधान ढूंढने ये एआई प्लेटफॉर्म पर पहुंचे। अब आज की तारीख में जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आप किसी भी प्लेटफॉर्म पर लॉग करते हैं तो आपको ईमेल से लॉग करना पड़ता है। 99% भारतवासी ऐसी ईमेल का इस्तेमाल करते हैं जो जिसके अंदर उसका नाम शामिल होता है। तो उसने अपने नाम से, ईमेल से एआई को लॉगिन किया, फिर कहा कि मैं फलां व्यक्ति हूं, मेरा ये प्रोफाइल है, मेरी समस्या है, आप मुझे मदद करेंगे। हालांकि एआई की टर्म्स एंड कंडीशंस कहती है कृपया कोई पर्सनल जानकारी, सेंसिटिव जानकारी मेरे साथ शेयर ना करें। लेकिन ऑब्वियसली जब समस्या इतनी बड़ी आ जाए तो आप कौन पढ़ता है फाइन प्रिंट और कौन पढ़ता है टर्म्स एंड कंडीशंस। तो उन्होंने अपनी समस्या एआई के सामने रखी। अच्छा, जब समस्या होती है ना और कोई मिल जाए जो हमारी बात पूरी तरीके से सुन ले, तो जी खोल के पूरे तरीके से हम कोई बिना खिचखिचाए हुए तमाम सारी चीज़ें दे देते हैं। तो उनकी समस्या थी, समस्या का समाधान नहीं मिल रहा था, तो उन्होंने समस्या बताई। उन्होंने एआई से पूछा, मेरी आज की ज्वलंत समस्या है कि मेरे पास आज एक साथ 7 गर्लफ्रेंडें हैं और ये गर्लफ्रेंड्स का नाम है ABCDEF। मेरी समस्या है, मैं इन सबको एक साथ जगल नहीं कर पा रहा हूं, मैनेज नहीं कर पा रहा हूं। क्या आप मुझे गर्लफ्रेंड मैनेजमेंट प्लान दे सकते हैं? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने उसे गर्लफ्रेंड मैनेजमेंट प्लान दे दिया।
खैर वो उन्होंने अमल किया नहीं किया बात की बात है, लेकिन कुछ देर बाद एक विचित्र समस्या सामने आई। वो ये कि जब भी कोई व्यक्ति उस प्लेटफॉर्म पर जाए और उस लड़के के बारे में पूछे या उन 7 लड़कियों में से किसी के बारे में पूछे, तो एआई बाय द वे बताता था कि साहब ये इनकी गर्लफ्रेंड है और इनके बॉयफ्रेंड है। और अब वो चाहते हैं कि साहब मुझसे गलती हो गई, मैंने अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन एआई को दे दी है, अब मैं चाहता हूं कि मेरी एआई इंफॉर्मेशन भूल जाए और आजीवन ये स्मृति वापस ना आए। क्या ये हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो इंटरनेट से भी खतरनाक है। इंटरनेट तो एक ऐसा प्रकरण है जिसने भूगोल को इतिहास बनाया, आज हमारी ज़िंदगी का एक सेंट्रल लाइफलाइन बन चुका है। इंटरनेट भी सोता नहीं है, ना ही कुछ चीज़ भूलता है, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उससे 4 कदम आगे है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कभी नहीं सोता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कभी भी कुछ चीज़ भूल ही नहीं सकता। और तीसरी बात, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में वो क्षमता है जो इंटरनेट में नहीं है। क्षमता हमारे दिमाग के साथ है, हमारे मस्तिष्क, हमारी मानसिकता के साथ खिलवाड़ करने की क्षमता। आप लोगों में से कितने ऐसे लोग हैं जो चैट जीपीटी इस्तेमाल नहीं करते? कृपया अपने हाथ खड़े करें। मैं देख रहा हूं करीबन 7-8 हाथ खड़े हो रहे हैं, तो प्रिजम्पशन है बाकी सारे लोग चैट जीपीटी इस्तेमाल करते हैं। अगर लेटेस्ट आपने वर्जन उसका मुफ्त वाला इस्तेमाल किया है तो एक फीचर आया है उसके अंदर, बताते नहीं है ज़्यादा, ध्यान से जाएंगे तो आपको पता लगेगा। वो फीचर है, उसको हम बोलते हैं मेमोरी फंक्शन फीचर, यानी कि वो आपकी प्रोफाइल की एक मेमोरी बनाता है। आपने जो जो सवाल जब कभी किसी मनोदशा में पूछा, उसकी एक कॉपी आपकी मेमोरी फाइल में चली जाती है। तो पहले पुराने ज़माने में कहा करते थे कि साहब गूगल आपके बारे में, आपकी पत्नी, आपके परिवार की तुलना में ज़्यादा जानता है। वो ज़माने ख़त्म हो गए। आज एआई मेरी मस्तिष्क, मेरी मानसिकता को ज़्यादा जानता है, और क्योंकि वो जानता है, उसे पता है मेरे वल्नरेबल पॉइंट्स कौन से हैं। तो मुझे टारगेट करना, मेरी मानसिकता के साथ खिलवाड़ करना एक बच्चों का खेल है। मच दैट आप हाथ जोड़ के निवेदन भी कर दें कि साहब कृपया मेरे साथ खिलवाड़ ना करिए। मुझसे तो बोल देगा कि शायद मैं आपसे खिलवाड़ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वास्तविक तौर पर खिलवाड़ ज़बरदस्त तरीके से होता है। आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने डीप सीक का इस्तेमाल किया है? ओके, तो मैं देखता हूँ करीबन 7-8 हाथ हैं। डीप सीक अनलाइक व्हाट्सएप, अनलाइक ओपन एआई, वो पाश्चात्य से नहीं आया है, वो आया है चीन से। और चीन और भारत के बीच में घनिष्ठ मित्रता संबंध तो शुरू से रहे हैं, चाहे कटु चाहे मधुर, लेकिन संबंध तो रहे हैं। तो अब कहीं ना कहीं ये जो प्रोग्राम आया है, ये और वेस्टर्न प्रोग्राम्स की तुलना में ज़्यादा खतरनाक है। देखने में ज़्यादा मीठा, काम में ज़्यादा इफेक्टिव, ज़्यादा प्रोडक्टिव, और जब काटता है तो उसकी धार औरों के मुकाबले कहीं ज़्यादा तेज़ है। उसका कारण ये है कि आज डीप सीक आपको वर्ल्ड क्लास सेवाएं मुफ्त दे रहा है। मतलब आज मैं चैट जीपीटी का पेड वर्जन इस्तेमाल करूं, कितने लोग पेड वर्जन इस्तेमाल करते हैं चैट जीपीटी के? एक $23 लगते हैं, $23.60 प्रति मंथ, मतलब करीबन 23-2400 रुपए प्रति मंथ लगते हैं। आज जो डीप सीक आया है वो चैट जीपीटी की पेड वर्जन से ज्यादा सुपीरियर है। वो आपको मुफ्त मिल रहा है। क्यों मिल रहा है मुफ्त? कभी आपने अपने आप से पूछा है? हमारे में क्या खास बात है कि हमें वर्ल्ड क्लास सेवाएं मुफ्त में क्यों दी जा रही हैं? इसलिए दी जा रही हैं क्योंकि हम प्रोडक्ट बन चुके हैं। उन्हें हमारे प्रोडक्ट से मतलब है, हमारे डेटा से मतलब है, क्योंकि हमारा डेटा बहुमूल्य है। हम सोच नहीं रहे। हमारे प्रॉब्लम भारतवर्ष में यह है कि जब मैं कबाड़ी को भी अपनी जब मैं रद्दी देता हूं तो उसके साथ भी तोल मोल करता हूं। भाई 17 रुपए किलो मई दे दो, 18 रुपए दो, 19 रुपए दो। मैं सब्जी भाजी जब ठेले वाले से खरीदता हूं तब भी उससे मैं कहीं ना कहीं निगोशिएट करता हूं। लेकिन जब मैं अपना डेटा दे रहा होता हूं तो मैं बिल्कुल एक नींद में सो जाता हूं, एक सुन्न एक सी स्थिति में आ जाता हूं कि साहब अरे ये तो हमारे लिए नई जादू की जप्पी है।
तो मुन्ना भाई एमबीबीएस में जब जादू की जप्पी का कॉन्सेप्ट आया तो हम लोगों के कहीं ना कहीं मस्तिष्क में, डीएनए में जादू की जप्पी वाला कॉन्सेप्ट छप गया और हम तलाशते रहते हैं इस नई जादू की जप्पी को। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अधिकांश लोगों के दृष्टिकोण से जादू की एक झप्पी है। क्यों? बटन दबाओ, सारी समस्या का निदान, बटन दबाओ, जो जानकारी लेना चाहें ले लें, और क्यों ना हो। आप समझिए कि आज जो चैट जीपीटी है वो आपसे और मेरे से, हम सब की तुलना में ज़्यादा इंटेलिजेंट है। क्यों इंटेलिजेंट है? उसका रीज़न भी बहुत क्लियर है। इंसानों ने अपने सभ्यता के प्रारंभ से लेकर आज तक जो कुछ भी जनरेट किया, कंटेंट जनरेट किया, टेक्स्ट जनरेट किए, किताबें, एपिक्स, महाग्रंथ, सारे पढ़ चुका है चैट जीपीटी। तो जो आप सारे ह्यूमन कंटेंट को पढ़ चुके हैं तो एक आम आदमी, रीजनेबल मैन ऑफ रीजनेबल प्रूडेंस की तुलना में आप बहुत आगे हैं। फिर भी आप अपनी सेवाएं मुझे फ्री दे रहे हैं। कुछ ना कुछ तो झोल है। वो झोल है कि वो मेरा डेटा चाहते हैं और मैं अगर नींद से ना जगा तो मेरा डेटा सदैव जाने वाला है, वापस नहीं आने वाला। हम सोचें कि कभी ना कभी कुछ हो जाएगा और सारा डेटा वापस आ जाएगा, इस तरह की कोई चीज़ नहीं होने वाली। और अब तो चीन ने जब डीप सीक दे दिया है, यानी कि दुनिया का सबसे बेहतरीन एआई मॉडल दे दिया है जो फ्री है, वो कहीं ना कहीं उन्होंने दाल में एक नया तड़का डाल दिया है। ये तड़का उस हींग का है जो हम अभी सूंघ नहीं सकते। ये तड़का उस मिर्च का है जिसका स्वाद हम ले नहीं सकते। लेकिन ये तड़का ऐसा है जो आने वाले समय में हमारे पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम का कबाड़ा करने वाला है। क्या है तड़का? ये तड़का है कॉग्निटिव कॉलोनियलिज्म का। अभी 77 साल ही तो हुए थे हम लोग स्वतंत्र हुए। अभी तो हम लोग अपनी जवानी में आए थे एक राष्ट्र होने के नाते और स्वतंत्र होने के तौर पर आगे बढ़ रहे थे। और फिर क्या हुआ? 30 नवंबर 2022 एक ऐतिहासिक रेड लेटर डे। क्यों? क्योंकि उस दिन चैट जीपीटी लॉन्च हुआ और उसके बाद लगातार प्रोग्राम्स लॉन्च हुए और फिर जनवरी 2025 में डीप सीक लॉन्च हो गया। उसके तुरंत बाद अलीबाबा ने अपना लॉन्च किया क्वेन 2.5 मैक्स, और अभी 2 हफ्ते पहले अलीबाबा ने लॉन्च कर दिया क्वेन 3.0। क्वेन 3.0 को इस्तेमाल करता है। ओके, तो ये प्रोग्राम्स कहीं ना कहीं हमें एक बिना हमारे सोचे समझे हमें एक यूटर्न करा दिए और हम कहीं ना कहीं अपने धुन में परतंत्रता की दिशा में चलने प्रारंभ हो गए हैं। तो बहुत जल्दी हम लोग एक कॉग्निटिव गुलाम हो जाएंगे। हमारी जो मस्तिष्क की क्षमताएं हैं वो क्षीण हो जाएंगी। और क्यों ना हो? क्योंकि अब हम छोटी छोटी चीज़ों के लिए एआई के पास जा रहे हैं, अपनी डिटेल्स दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी अपनी थिंकिंग कैपेबिलिटीज़ ख़त्म होती जा रही हैं। सो एक बार आपकी कॉग्निटिव थिंकिंग की क्षमता ख़त्म हो जाएगी तो आप तो आलू प्याज जैसे हो जाएंगे। आपको मैनिपुलेट करना मशीन का, एल्गोरिदम का बाएं हाथ का खेल होगा। तो कहीं ना कहीं कॉग्निटिव कॉलोनियलिज्म, यानी कि हमको पुनः एक नॉन थिंकिंग कॉलोनी के तौर पर पूरी तरीके से परिवर्तित करने का प्रयास प्रारंभ हो चुका है। जब आप चीन के जितने मॉडल्स को आप सवाल पूछते हैं, जवाब लेते हैं, तो आप पाते हैं उन जवाबों में एक पर्टिकुलर फ्लेवर है। वो फ्लेवर है इंडोक्ट्रिनेशन का, यानी कि वो हमारे मानसिकता को कलर करना चाहते हैं एक अपने यूनिक कलर के साथ। कहीं ना कहीं आपको भारतीयता, भारतीय मूल्य, भारतीय वैल्यूज़, भारतीय समाज, भारतीय सरकार, भारतीय राष्ट्र की बुनियादी जो टेनेंट्स हैं, पिलर्स हैं, उस पर क्वेश्चन करना सिखाते हैं। तो कहीं ना कहीं आपकी ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम आपकी इंडोक्ट्रिनेशन की दिशा में वो कारगर होने का प्रयास कर रहे हैं। कितने सफल होंगे मैं नहीं कहता, लेकिन एटलीस्ट जब आपको पता लग जाए कि साहब मैं किस दिशा में जा रहा हूँ, अगर मैं परतंत्रता की दिशा में जा रहा हूँ तो मुझे कहीं ना कहीं तो अपने पाँव खींचने होंगे। और वो पाँव इसलिए खींचने होंगे क्योंकि आज मेरा भविष्य मेरे अपने हाथों में आज है। मैंने आज ये अपना वर्तमान एआई को गिरवी रख दिया, भविष्य तो गिरवी होने ही वाला है। मैं आज सुबह, एक बहुत ही प्रतिष्ठित स्कूल है, सुबह उन्होंने मुझे बुलाया चीफ गेस्ट उनके किसी फंक्शन में।
वहाँ पर मैं कुछ बच्चों से बात कर रहा था, गैदरिंग थी, और ये छोटे बच्चे 4वीं-5वीं क्लास तक के, करीबन 300 बच्चे थे। तो मैंने उनसे पूछा इनमें से कितने बच्चे हैं जो चैट जीपीटी इस्तेमाल करते हैं। मैंने सोचा होगा 2, 4, 5 हाथ खड़े होंगे। आई वाज सरप्राइज, 300 में लगभग 200, सवा 200 हाथ खड़े हो गए। जो बच्चे अभी 4वीं-5वीं में पढ़ रहे हैं वो अगर चैट जीपीटी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि अपनी नींद से जगने का समय आ गया है। क्यों? क्योंकि अगर आप चैट जीपीटी से ये पूछ रहे हैं कि मुझे अपने माँ बाप का बैंड कैसे बजाना है, तो लॉजिकली बात क्लियर है कि उन्हें कहीं ना कहीं दूसरे ओरिएंटेशन की ज़रूरत है। कानून के दृष्टिकोण पर देखूंगा तो कुछ नहीं मिलता भारतवर्ष में। क्यों? भारत के पास कोई डेडिकेटेड कानून ही नहीं है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के संदर्भ में। हमारे पास एकमात्र कानून है भारत का सूचना प्रौद्योगिकी कानून, सन 2000 में बनाया था, 25 साल हो गए। और उस ज़माने में आप सरकार को, संसद को ब्लेम नहीं कर सकते थे क्योंकि उस ज़माने में एआई था ही नहीं। हमने जब लास्ट बार और पहली बार जब इस कानून का संशोधन किया 2008 में, तो वो दौर था मुंबई आक्रमण का दौर, और मुंबई आक्रमण के 30 दिनों के अंतर्गत हम लोगों ने इस कानून में संशोधन किया। उस दौर में भी एआई का इतना ज़्यादा बोलबाला नहीं था, तो लिहाजा कानून ने एआई को कवर नहीं किया। लेकिन अब जो है एआई में बहुत मैसिव न्यू डेवलपमेंट्स आ गई हैं। एक्चुअली जो जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो एक जादू समान है। क्यों? कुछ भी कमांड दे दीजिए, वो कमांड की बेसिस पर ऑडियो, वीडियो, इमेज, टेक्स्ट बनाता है। यहाँ तक कि अब लेटेस्ट एक वर्जन आया है, एक प्रोग्राम आया है जो आपको एआई के माध्यम से फ्री फिल्म्स बनाने की सुविधा प्रदान करता है। आप बस अपना कमांड दे दीजिए, मुझे इस तरह की फिल्म चाहिए, बस वो स्क्रिप्ट भी खुद लिखेगा, आइडिया भी खुद बनाएगा, विजुअल्स भी खुद जनरेट करेगा, वीडियोस भी जनरेट करेगा, उनको संजोएगा एक फिल्म में, म्यूजिक भी डालेगा, इफेक्ट्स भी डालेगा, और फाइनली आपके हाथ में एक फाइनल फिल्म आ जाएगी। तो अब जब इस दिशा में हम जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं आवश्यकता आ जाती है कि क्या हम बांध को थामने में जो गेट बना रहे हैं क्या वो सक्षम हैं या नहीं। देखिए, बांध के गेट तो बनाने पड़ेंगे। बांध में गेट नहीं पड़े तो फिर बांध तो खुला, एक खुले भैंस की तरह आ जाएगा, वो कहीं ना कहीं बहुत विनाश कर देगा। अब बांध कैसे बनाया जाए? कानून के माध्यम से बनाया जाए, कानूनी सिद्धांतों के लिए बनाया जाए। लेकिन कानून तो अभी विकसित हो रहा है ना। दुनिया भर में कुछ चुनिंदा राष्ट्र ही हैं जिन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर कानून बनाया है। इसमें यूरोपियन यूनियन है जिसका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्ट है 2024 का। उसमें अमेरिका के कुछ स्टेट्स हैं, उन्होंने कुछ कानून बनाए हैं। साउथ कोरिया ने 2025 में एक नया कानून बनाया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर। और हाल ही में 3 हफ्ते पहले लैटिन अमेरिका की एक छोटी सी कंट्री है एल सल्वाडोर, वो एक नया कानून लेकर आ गई है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर। बट अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक कंप्लीट वैक्यूम सा है, कोई इंटरनेशनल ट्रीटी नहीं है, कोई संधि, कोई अग्रीमेंट, अंडरस्टैंडिंग, कुछ नहीं है। और अभी वो हाल है कि जितने सारे राष्ट्र हैं, मुझे लगता है कि उन राष्ट्रों को हम क्या देखते हैं कि 5 अलग अलग अंधे एक हाथी को परिभाषित करने का प्रयास कर रहे हैं। तो इस पूरे इशू में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन गार्ड रेल्स अभी बनने होंगे, और जितनी जल्दी बने अच्छी बात है। हम जब सब बिजी थे तो 2023 में जुलाई में ये जो कंपनी है ओपन एआई जो आपको चैट जीपीटी देता है, इसने एक नया प्रोजेक्ट शुरू किया। उस प्रोजेक्ट का नाम है सुपर इंटेलिजेंस अलाइनमेंट प्रोजेक्ट। उसने कहा साहब 4 साल दे दीजिए, और इन 4 सालों में हम एक ऐसी सुपर इंटेलिजेंस लेकर आएंगे जो पूरे मानव मात्र की समूची इंटेलिजेंस को भी सरपास कर देने वाली है। तो जब इस दौर पर डेवलपमेंट्स हो रही हैं, मुझे लगता है जो केंद्र बिंदु हमारे अपने हाथों में वो ये है कि एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ चीज़ें कम शेयर करें। दूसरा, पर्सनल जानकारी तो बिल्कुल भी ना शेयर करें। तीसरी बात, अपने वॉइस सैंपल्स भी कोशिश करें एआई के साथ शेयर ना करें, क्योंकि एक बार मैंने एआई को कमांड दे दिया, भैया ये बताओ, उसने मेरे वॉइस सैंपल ले लिए। एक बार मेरे वॉइस सैंपल ले लिए, फिर उसका दुरुपयोग, सदुपयोग या उपयोग कहाँ होने वाला है मैं उसका अनुमान भी नहीं लगा सकता। और अब तो डीप फेक का ज़माना आ गया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डीप फेक बना रहा है। आप लोगों ने डीप फेक के बारे में सुना है? जी हाँ।
तो ज़रूरी नहीं है ना कि आप आलिया भट्ट बने, आप रश्मिका मंदाना हों, आप कटरीना कैफ हों, तभी आपका डीप फेक बनेगा। आज तो वो दौर आ गया है कि हर व्यक्ति का डीप फेक बनना संभव है। क्यों संभव है? डीप फेक को जनरेट करने वाले फ्री टूल्स आज उपलब्ध हैं। तो बहुत जल्दी अब डीप फेक्स हम सबके बनने वाले हैं और इसका इस्तेमाल हमारी निजी जिंदगी में होने वाला है। इसलिए हमें अगर एक चीज को जिंदगी में गिरवी नहीं रखना है तो वो है अपनी कॉग्निटिव थिंकिंग, अपनी सोचने की क्षमता। वो तो बिल्कुल भी एआई से जितना दूर रखें तो अच्छी बात है। तो मैं आजकल 2 बातें करता हूं। एक कि अगर हो सके तो एक हफ्ते में 2 दिन उपवास रखिए, धार्मिक कारणों से नहीं, अपने साइबर हाइजीन कारणों से उपवास रखिए। इंटरनेट से साइबर उपवास कि 2 दिन मैं इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं करूंगा। ऐसा तो नहीं है कि 2 दिन मैंने इस्तेमाल नहीं किया दुनिया खत्म हो जाएगी, सूर्य फिर उगेगा, चिड़ियाँ फिर चहचहाएंगी। लेकिन 2 दिन अगर मैं इंटरनेट नहीं इस्तेमाल करूंगा तो मुझे वो क्वालिटी टाइम मिल जाएगा सोचने के लिए कि मुझे क्या करने की आवश्यकता है, पहली बात। दूसरी बात, आज अब वो समय आ गया कि कहीं ना कहीं हमें एआई फास्टिंग की जरूरत पड़ जाएगी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फास्टिंग, यानी कि केवल एआई का तब इस्तेमाल किया जाए जब बहुत ज़रूरी है, वरना इस्तेमाल ना किया जाए। आजकल मैं हर जगह जाके पढ़ाता हूँ, मतलब साइबर लॉ यूनिवर्सिटी को हेड करता हूँ, मैं प्रोफेसर प्रैक्टिस हूँ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली में, मानव रचना में। तो मैंने एक क्लास को, 50 लोगों की क्लास थी बच्चों की, मैंने उन्हें एक प्रोजेक्ट दिया और कहा कि साहब 3 दिन बाद ये प्रोजेक्ट जमा कराइए। सब ने जमा कराया। मैंने जब सारे 50 प्रोजेक्ट्स का अध्ययन किया तो मैंने पाया कि उनमें से 36 ऐसे थे जिनमें एग्जैक्ट लैंग्वेज सेम थी, फुल स्टॉप, कॉमा, हेडिंग, पैराग्राफ, एवरीथिंग वाज सेम, क्योंकि सब लोग चैट जीपीटी से जाके चिप रहे थे। तो जब आपने अपनी सोचने की क्षमता ही गिरवी कर दी है तो आप किस तरीके से इस तरह एआई के उभरते हुए नए अंबार के साथ डील कर पाएंगे, उस दिशा में तो आपने सोचना बंद ही कर दिया है। एक फ्यूचरिस्ट एक्सपर्ट हैं जो फ्यूचर के बारे में बात करते हैं। उनका कहना है कि 2030 में 9 से 5 वाला जो जॉब है वो लुप्त हो जाएगा। मैं सोचता हूँ ये 9 से 5 वाला जॉब 2030 से बहुत पहले लुप्त हो जाने वाला है। क्यों? क्योंकि अब हमारी ज़रूरत रहेगी नहीं, कंपनियां हमें निकालेंगी नौकरी से। क्यों निकालेंगी? क्योंकि मुझसे बेहतर काम एआई कम खर्चे में कर पाएगा। तो कहीं ना कहीं हमारा सवाल वजूद का हो जाने वाला है कि हमारा वजूद अब खतरे में है। हम अपने आप को किस तरीके से टॉपिकल, रेलेवेंट और फ्यूचर प्रूफ बना पाएंगे, ये इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं हमें अपनी मानसिकता को बदलना होगा। कानून आएगा। अब मैं मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ काम करता हूँ, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के साथ काम करता हूँ। हम लोग सरकार में बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं नया लीगल फ्रेमवर्क लेकर आएँ, लेकिन उस वक्त आते आते समय लगेगा। तब तक आग तो आपके घर में आ चुकी है, आग आपके सेंट्रल ड्राइंग रूम में आकर विद्यमान हो चुकी है। तब आपको कहीं ना कहीं इस आग से बचने का प्रयास करना होगा। तो सेल्फ डिफेंस इज़ द बेस्ट वे फॉरवर्ड। मुझे लगता है कि आप अपनी चीज़ें ज़्यादा शेयर ना करें, एआई को वो पावर ना दें कि वो मेंटली आपको मैनिपुलेट कर सके, आपकी थिंकिंग को मैनिपुलेट कर सके, और अल्टीमेटली अपनी चीज़ें शेयर मत करें। मतलब पुराने ज़माने में हम फिल्मों में देखा करते थे ना कि जो मनी लेंडर होता था बहुत कंजूस होता था, पैसे नहीं दिया करता था, या लैंडलॉर्ड होता था बहुत कंजूस होता था। मुझे लगता है कि अब समय आ गया है कि हमें कंजूसी को अडॉप्ट करना पड़ेगा एज अ डे टू डे लाइफ। कंजूसी किस बात की? कंजूसी डेटा की। क्यों? क्योंकि हम एक ऑलरेडी नए युग में कदम रख चुके हैं। ये युग है न्यू साइबर वर्ल्ड ऑर्डर का, जो आया है कोविड के बाद। इस युग में न केवल हम देख रहे हैं कि साइबर क्राइम का गोल्डन युग प्रारंभ हो चुका है, उस युग में हम देख रहे हैं कि साइबर सुरक्षा में सेंधें रोज़मर्रा की डेली डिफ़ॉल्ट नॉर्मल हो रही हैं, और इस युग में हम ये भी देख रहे हैं कि सरकारें बहुत पावरफुल हो रही हैं। तो आज भारत में 2 वर्तमान रेवोल्यूशन चल रहे हैं। मुझे लगता है जब आप एआई का इस्तेमाल करें तो उन 2 रेवोल्यूशंस के बारे में ज़रूर समझ लें। जो पहला रेवोल्यूशन है वो ये है जिसे मैं बोलता हूँ भारत की उल्टी की क्रांति। भारतवासी आज उल्टी कर रहे हैं अपने डेटा की, इंटरनेट पर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर, बिना सोचे समझे कि उसका प्रभाव उनकी निजता पर क्या होने वाला है। तो कृपया ग्रेट इंडियन वॉमिटिंग रेवोल्यूशन का हिस्सा ना बने। दूसरा, एक और महत्वपूर्ण रेवोल्यूशन शुरू हो गया है जिसे मैं बोलता हूँ ग्रेट इंडियन रिकॉर्डिंग रेवोल्यूशन। भारत की रिकॉर्डिंग की क्रांति। हर व्यक्ति रिकॉर्ड कर रहा है,
हर चीज़ रिकॉर्ड कर रहा है। कहाँ रिकॉर्ड कर रहे हो, कहाँ रख रहे हो, किसी को कोई होश ही नहीं। आपने आज तो रिकॉर्ड किया, कहाँ क्या चीज़ पड़ी आपने भूल गए। तो जनवरी में पिछले साल एक दंपति की शादी हुई। शादी के दिन हस्बैंड वाइफ ने एक वादा किया एक दूसरे को कि चलिए आज हमारी पहली रात है, हम गोवा जा रहे हैं, पहली रात हम अपने अपने डिवाइसेस पर कैप्चर करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। क्यों कहा? शायद उन्होंने सोचा कि आजीवन ऐसा क्षण है, हम रीलिव करना चाहेंगे। तो दोनों ने अपनी फर्स्ट नाइट को अपने अपने डिवाइसेस पर रिकॉर्ड किया और उसके तत्पश्चात विद इन 20 डेज उनके झगड़े शुरू हो गए और दोनों ने एक दूसरे पर मुकदमा FIR दाखिल कर दिया कि साहब इन्होंने मेरे प्राइवेट पार्ट्स की तस्वीरें मेरी इजाज़त के बगैर खींची हैं, जो एक दंडनीय अपराध है। धारा 66E भारत के सूचना प्रौद्योगिकी कानून के तहत 3 साल की सज़ा है, 5 लाख रुपए जुर्माना है। साथ ही साथ विद इन 2 मंथ्स डिवोर्स के दरवाजे खटखटा दिए, अदालत पहुंच गए दोनों। तो भाई आप रिकॉर्ड करते क्यों? अगर आपने रिकॉर्डिंग की वजह से अपने इंसानी रिश्तों को तोड़ना है या अपनी बेसिक क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ को इम्पैक्ट करना है, तो एटलीस्ट कोशिश करें आप ना तो ग्रेट इंडियन रिकॉर्डिंग रेवोल्यूशन का हिस्सा बने, ना कोशिश करें कि आप ग्रेट इंडियन वॉमिटिंग रेवोल्यूशन का हिस्सा बने। कोशिश करें अपने आप को प्रोटेक्ट करें। ये आंधी बहुत तेज़ है, रुकने नहीं वाली है, और ये आंधी हमको उड़ा ले जाने की क्षमता रखती है। इसलिए हमें अपनी लाइफ स्किल्स को दोबारा बदलना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा हम किस तरीके से रेलेवेंट हैं। इस मस्ती में मत सोचिए कि साहब मेरे पास सरकारी नौकरी है, बिल्कुल मस्त हूँ, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। बहुत जल्दी इस नौकरी पर ग्रहण लगने वाले हैं। तो जितनी जल्दी हम अपने आप से पूछें कि अपने आप को किस तरीके से टॉपिकल रेलेवेंट बना पाएंगे, अपनी कॉग्निटिव थिंकिंग को बरकरार रख पाएंगे, उतना ही अच्छा होगा। कोशिश करें, वो कहते हैं ना, हम जब छोटे होते थे हमारे माँ बाप कहा करते थे कि किसी स्ट्रेंजर से बात नहीं करनी। आज AI को स्ट्रेंजर समझिए तो अच्छा है, और एटलीस्ट मन की बात तो AI से बिल्कुल भी नहीं करनी। क्यों? क्योंकि ये मन की बात किस जगह कहाँ पर AI कहाँ प्रदर्शित, ट्रांसमिट, डिसेमिनेट या प्रोजेक्ट करता है, आप उसका अनुमान भी नहीं लगा सकते, और अल्टीमेटली आपकी जो वास्तविक जीवन का स्तर है वो नकारात्मक रूप से प्रभावित हो सकता है। अंत में इतना ही कहूँगा कि AI आज वर्तमान रियलिटी है। मैं आपको नहीं कह रहा कि आप हिमालय चले जाइए, संन्यास ले लीजिए। आज इसी AI, इसी साइबर स्पेस के साथ जीना है। लेकिन अगर हम अपने आप को थोड़ा बचा के रखें, अपनी मानसिकता को, अपनी थिंकिंग, कॉग्निटिव थॉट प्रोसेस को प्रिजर्व, शाइन करके रखें, उसे एम्बेलिश करके रखें, तो काफ़ी हद तक हम लोग अपने आप को ज़्यादा रेलेवेंट बना पाएंगे। क्योंकि AI बहुत तेज़ रफ्तार से बढ़ती जा रही है, और अल्टीमेटली हमें ये देखना है कि हमें अपने आप को फ्यूचर प्रूफ रखना है इस नई टेक्नोलॉजी के साथ। थैंक यू लेडीज एंड जेंटलमैन, धन्यवाद।